नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए बेसिक साइंस को कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में साउंड चैप्टर को हम लोग अभी तक जो है 48 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। साउंड को, वेव को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलाकर हम लोग 48 क्वेश्चन किए हैं। आज 12-13 क्वेश्चन और करेंगे, 60 प्लस में चले जाएंगे और फिर एक सेशन और करेंगे, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। क्योंकि पहले में हमने साउंड के थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाए ज़्यादा, आज हम लोग थ्योरेटिकल, स्टेटमेंट बेस्ड और आपके न्यूमेरिकल भी रहेंगे और कल और भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल ले लिया जाएगा। मतलब पूरा आपका प्रॉपर्टी बेस्ड वाला भी अभी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहे वेव की बात कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बात कर लो या फिर साउंड, ठीक है ना। कल के बाद आप लगाइएगा कोई भी बुक घटना चक्र के पीसीएस तक की, ठीक है ना। इसलिए मैं कहा हूँ, देखिए ये एलपी टेक्नीशियन के लिए तो एकदम भाई परफेक्ट है बैच, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप इस लेवल तक अगर कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, जहां आपको पीसीएस के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दिए गए तो आप जाइए उठाइए घटना चक्र का पीसीएस लेवल का, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। नहीं बन रहा है तब कमेंट करिए, अभी मेरे कहने पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है ना जी। एवोल्यूशन तभी आप कर सकते हैं कि क्या परफेक्ट मिल रहा है, जब आपके क्वेश्चन वहां पर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, तब जाकर लगना चाहिए कि हाँ टीचर ने बनाया है, बताया है, जो भी चीज़ें सही है भाई, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता भाई। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है फोकस स्टडी विद। तभी परेशान है आप लोग, कमेंट करते हैं, देखिए लिंक अगर नहीं काम कर रहा ना डिस्क्रिप्शन का, एक बार सर्च करिए फोकस स्टडी विद। अभी 650 के आसपास जहां स्टूडेंट मिले उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। वहां मैं भी हूं, वहां आपको सारे डाउट जो भी रहती है आपको मैं वहां पर बताते रहता हूं, अपडेट कंटेंट वगैरह सब कुछ, करंट अफेयर वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। अब 2-3 हज़ार वाला ग्रुप में मत ज्वाइन करिएगा, वो फेक है, फोकस स्टडी विद तभी का। तो चलिए आज का क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। बस सपोर्ट करिएगा भाई, सपोर्ट इन द सेंस पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और दोस्तों को बता करके। लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूँ 49 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको मैं आपको बता देता हूँ। 13th क्वेश्चन था वेब का, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन किए हुए हैं नंबरिंग, वेब में जब हम लोग थे तो वहाँ 13th क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा गलती हो गया था। एक भाई ने कमेंट भी किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं क्षमा प्राप्ति हूँ कि इसका थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था। हालांकि सब कुछ सही था, मैं बताऊंगा भी क्या गलती हुआ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल देन इट्स वेवलेंथ विल बी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो गई है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि जब आप, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 1 केजी के थे, अब आपकी क्या हो गई है, वेट डबल हो गई, यानी कि 2 केजी हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेट इंक्रीज हो गई है। सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी को भी क्या किया गया, डबल किया गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 3 टाइम्स हो जाएगी या फिर 2 टाइम्स हो जाएगी या फिर 1/3 हो जाएगा या फिर हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ की हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का बात हुआ तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहले सीख लेते हैं। देखिए क्या गलती हुआ था उस वीडियो में, मैं पहले वो बता दूं आपको, उसके बाद आज हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए हुआ यहाँ था क्या कि भाई वहाँ मैंने डायरेक्ट बोल दिया था फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, और यहाँ मैंने डायरेक्टली आपका लेमडा लिख दिया था, ठीक है। हालांकि यहाँ तो आएगा लेकिन मैंने ये चीज़ आपको नहीं बोला था पहले, बस यही गलती हुई थी। खैर चलिए समझ लेते हैं जो भी गलती हुई है, अब हम इसको सही करते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि सर फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, यानी कि 2f कर दिया, है ना जी। पहले f था तो उसका क्या हो गया, वैल्यू 2f हो गया। यानी कि जब f था आपकी तो उस समय वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी। और अब आपसे पूछा गया है कि जब फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दी है तो अब वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है ना। यानी लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये लैम्डा 1 है, ये मान लेते हैं f1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। ये आपका 1 kg वेट था तो ये क्या हो जाएगा, डबल kg हो गया। उस समय लैम्डा 1 था तो अब लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। यानी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हमें एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी लैम्डा का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो क्या आप फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आप भी अपन लैम्डा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हमने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई किया, कैसे मॉडिफाई किया, लैम्डा को इधर ले आया और फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आया, ठीक है। भी अपन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी आपका यहाँ पर कुछ वेलोसिटी के बारे में मेंशन नहीं है तो हमने वेलोसिटी कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। यानी भी चाहे आप फ्रीक्वेंसी f1 के टाइम पर बात करिए या जब आपने उसको डबल कर दिया तब भी वेलोसिटी पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, यहाँ कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया।
देखिए लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी, v अपन f1 होगा, ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी यही थी। अब आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, यानी कि लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी, जब आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, 2f1 कर दिया। अब मुझे ये बताइए, ये जो आपका वैल्यू आपको जो दिख रहा है v अपन f1, यानी कि ये वाला पूरा वैल्यू, ठीक है, v अपन f1, ये v अपन f1 जो है ये क्या है, लैम्डा 1 है। मुझे ये बताइए लैम्डा 1 इक्वल्स टू आप v अपन f1 लिख सकते हैं या नहीं, मुझे ये बताइए, यहाँ से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हम इसको क्या करेंगे, लैम्डा 2 इक्वल्स टू v अपन f1 की जगह हम लैम्डा 1 लिख दिए और बाई में क्या है 2 है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ जो लैम्डा 2 की वैल्यू पूछी जा रही थी, अब देखिए लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आई, जो आपकी ओरिजिनल लैम्डा जो थी उसकी आधी आएगी, यानी कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल, मतलब जो इनिशियल, ठीक है ना, जो वेवलेंथ की वैल्यू थी उसकी आधी हो जाएगी। और सिंपल सी बात है भाई, होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। यहाँ पर हमने आपको बताया क्या है, एक रिलेशन बताया अभी आपको इस क्वेश्चन में, यानी कि ये क्वेश्चन में आइए, देखिए इस ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते थे। क्या है, देखिए वेव फ्रीक्वेंसी को आपने डबल किया है और हमें पता है क्या कि एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो वेवलेंथ डिक्रीज करनी चाहिए। यहाँ तो वेवलेंथ 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना बढ़ गया, यहाँ पर 2 गुना बढ़ गया, तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं। केवल सी और डी में आपका डाउट होना चाहिए था, ठीक है। और अगर सी में भी अगर इंक्रीज कर दिया जाता तो आप डायरेक्ट डी को टिक करके आ सकते थे। खैर यहाँ पर अच्छा ऑप्शन भी था। चलिए आगे चलते हैं 49th क्वेश्चन को, हम लोग इस पे आते हैं आज का सेशन पे। देखिए 49 में क्या क्वेश्चन बोला गया, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी सी जल्दबाजी या प्रेशर रहेगा, क्वेश्चन आप गलत करके आ जाइएगा, इसलिए मैंने लिया है। साउंड वेव ट्रेवल ऑन फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। पहला ऑप्शन दिया है वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, यानी तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है। सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में एक समान गति। डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। स्पीड इन अ सिंगल मीडियम, एक ही माध्यम में भिन्न गति। क्या क्या है, अब हम इसे ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, नीचे से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया कि जो ध्वनि तरंग है वो भ्रमण करती है। तो देखिए सबसे पहले ही मुझे ये बताइए, यहाँ बोला गया है कि एक ही माध्यम में भिन्न गति, एक ही माध्यम में भिन्न गति। अच्छा, ये एक ही माध्यम में भिन्न गति कैसे हो सकता है, हमने क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ एयर अलग पढ़ा था, अलग अलग टेम्परेचर पे, फिर हमने स्पीड ऑफ वाटर अलग पढ़ा था। यानी कि क्या, अगर एयर में जो स्पीड है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी, है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक ही माध्यम में भिन्न गति, अगर सेम स्पीड रहता तो सही हो सकता था, ये नहीं होगा आपका। अब आइए, यहाँ लिखा है डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो ये भी सही बात है कि जो डिफरेंट स्पीड आपका, अगर मीडियम डिफरेंट होगा तो स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, सही है। यहाँ बोला गया है कि सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, मीडियम अलग अलग है तो स्पीड क्या सेम होगी, यानी कि एयर में स्पीड, यानी कि ध्वनि तरंग की स्पीड एयर में या फिर वाटर में या फिर ग्लास में या एथेनॉल में या मेथेनॉल में, आपने मीडियम इतने अलग अलग लिए, तो क्या सब में जो साउंड की जो स्पीड होगी वो क्या सेम होगी, नहीं होगी। सेम स्पीड होगी इन डिफरेंट मीडियम, नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। अब आइए ऑप्शन नंबर ए में, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, मतलब साउंड वेव के बारे में बोला गया है कि तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है। भाई साउंड वेव क्या है, तो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव का हमने ये चीज़ आपको बताया था इस प्रकार से, ये आपका संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन यानी कि विरलीकरण, यानी ये वेव का डायरेक्शन था, वेव प्रोपगेशन का ये डायरेक्शन था, और पार्टिकल के कण भी इसी डायरेक्शन समानांतर क्या कर रही थी, कंपन कर रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना जी। अब देखिए भाई, यहाँ ऑप्शन में कुछ तो लोचा लग रहा है कि मैंने शायद ऑप्शन ही गलत ले लिया है, क्योंकि ऑप्शन ए तो सही है और ऑप्शन सी भी यहाँ सही हो रहा। डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति होगा, हाँ तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ मैंने गलती क्या किया है, एक बार मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए गलती कुछ भी नहीं है भाई, ये ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है, और ऑप्शन ए भी सही है। मतलब मैंने ये दोनों स्टेटमेंट सही ले लिया है। अब यहाँ ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, देखिए ऑप्शन ए में होगा कि ए और सी सही है, या फिर ऑप्शन ए बी सी सही है, या ए बी सी डी सही, इस प्रकार से, ठीक है। खैर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका ऑप्शन ए भी सही होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे साउंड वेव के, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, उसमें पार्टिकल क्या होता है, वेव के जो डायरेक्शन होती है उसमें ही क्या करती है, वाइब्रेट करती है। दूसरी बात, डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड डिफरेंट होगी, ये पता है, लेकिन यहाँ लिखा गया सेम स्पीड होगी, और यहाँ वही बात लिखा गया कि डिफरेंट स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में। बिल्कुल, स्पीड इन अ सिंगल मीडियम, यानी कि एक ही माध्यम में भिन्न गति, भाई ईयर में जो स्पीड है वही होगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर अलग करोगे तो फिर यहाँ पर भी डिफरेंस हो सकती है, ठीक है ना। टेम्परेचर वाला याद है ना, कि आप जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है आपका, वो भी इंक्रीज हो जाता है 0.61 मीटर प्रति सेकंड से। याद आ रहा भाई, इसका ए और सी, ठीक है ना। आपका यहाँ कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना बस, ठीक है ना। बाकी एग्जाम में जो आएगा आप वहाँ पर आप टिक करके आ जाओगे सही, ठीक। आइए, ये क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है, जल्दबाजी में करेंगे तो गलती करेंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ द साउंड फॉर द ह्यूमन, मतलब मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होगी, लगभग होती है, कितनी होती है, तो मुझे ये बताइए। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो आपको याद आ रहा होगा, जो इंसान के लिए मैंने आपको ऑडिबल रेंज हमने कैसे लिखा था, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद इधर आपका था अल्ट्रासोनिक और इधर था आपका इंफ्रासोनिक, ये था आपका हम लोगों का ऑडिबल रेंज, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, किलो यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए 20,000 यहाँ पर के भी लिखा हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। अब बहुत लोग जल्दबाजी में सी डी देखते तक नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 51 नंबर में, 51 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, तो जो इंसान नहीं सुन सकता है, अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बाहर होगा या फिर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको नहीं सुन पाएगा। 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज के अंदर होना चाहिए। 18,000 इसके अंदर आता है, ये आप इसको सुन सकते हैं। 20,000 के बाद आप इसको नहीं सुन सकते, बस इसको टिक कर लीजिए। 400 हर्ट्ज इसके बीच में आएगा, 100 हर्ट्ज इसके बीच में आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आइए, एक और न्यूमेरिकल आपको यहाँ मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 340 मीटर प्रति सेकेंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हिंदी वाले रुकिए। बोला गया है कि एक साउंड वेव है, यानी कि ध्वनि तरंग है, जो प्रवाह करती है 340 मीटर प्रति सेकेंड की गति से। इफ अगर उसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछी गई है उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी है आपका ये। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसको समझिएगा, ठीक है। आपको बोला क्या गया है कि इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, ऊपर नीचे, चलिए कोई नहीं, इसको यहाँ इस प्रकार से कर लेते हैं और इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको है जो है स्पीड दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। किसकी, स्पीड ऑफ साउंड की दे दी गई है, और वेवलेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप धड़े से क्या लगाएंगे, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपन लेमडा होता है, ये लगा के आएंगे और गलती करेंगे। लेकिन क्यों गलती होगा इसको भी समझिए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर में करेंगे कन्वर्ट तो क्या होगा, 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक है साहब। और अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपन लेमडा, यानी कि 340 बटे 0.02। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि 17 दूनी 34, यानी कि 17,000 आपकी क्या हो जाएगी, हर्ट्ज। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 52 का, ठीक है। 17,000 इसका हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। 53 क्या बोल रहा है आपसे, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए 53 में बोला गया है टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बैट प्रोड्यूस, मतलब डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बैट इन द सेंस कि ये कौन सी तरंग छोड़ेगी, तो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगी,
मैंने बताया था अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इंजन को क्लीनिंग करने के लिए भी, प्लांट की जो चिमनी होती है उसको साफ करने में भी, ठीक है ना। सोनोग्राफी हमने जो बताया था, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। और इसका रेंज हमने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर देन वाली जो होगी वेव की फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, क्लियर। 54 नंबर आइए। 54 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउंड वेव इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है साउंड वेव का, मतलब ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए, इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 330 टू 350 मीटर प्रति सेकेंड। ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यात्रा करती है। हाँ, तो अप्रॉक्स 332 मीटर प्रति सेकेंड है। 343 हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बताया, तो मतलब उसी के रेंज में, ये तो सही है भाई। आपसे पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है। दीज आर मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंग है, तो बिल्कुल साउंड एक मैकेनिकल के साथ साथ एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब कि इसको मीडियम माध्यम की आवश्यकता होती ही है प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरी ऑप्शन की बात की जाए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रेवल। बाबा रे, यहाँ तो यहाँ साफ साफ लिख दिया जो मैंने अभी बोला उसके अपोजिट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम। क्या आपको लगता है कि साउंड जो एक आपकी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और मैकेनिकल इट मीन्स कि इसको मीडियम की आवश्यकता होगी ही फ्लो करने के लिए, और यहाँ बोला गया है कि इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, तो सही बात है, आप साउंड को ज़्यादा दूरी तक नहीं ट्रेवल करवा सकते हैं, ये भी बात सही है। अब आइए 55th क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे समझते हैं। बोला गया है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी उसको आपने इंक्रीज किया है एट अ गिवन वेलोसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो ये वही वाला फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो मैंने अभी आपको बताया था 13th क्वेश्चन में, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, अभी हम आपको रिलेशन भी बताया था, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, इससे होगा, है ना, बताया था अभी आपको। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज हुआ है, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन देखते हैं डिक्रीज वाला कहाँ है, द वेवलेंथ विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, ना एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बी बोला है कि वेवलेंथ विल इंक्रीज, बिल्कुल नहीं, वेवलेंथ तो डिक्रीज होगी भाई। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। और देखिए अंतिम जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर देता है कि इट्स वेवलेंथ विल डिक्रीज, इसकी तरंग दैर्घ्य में क्या होगी, कमी आएगी। 56 क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये भी आपका, न्यूमेरिकल पूछा गया है ये आपके एग्जाम का। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 किलो हर्ट्ज, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छा सवाल है सर, ये सब क्वेश्चन देखिए गलती करके आप आने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। रीज़न ये है कि जल्दबाजी, एग्जाम का प्रेशर और थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन हो जाती है, और जो डाटा देखने को मिल रहा है ना, आप इसके काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं, मतलब कि यूज़ उसके, मतलब कि मतलब आपको आदत हो जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं आप उसके। तो बोला गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी है 3.5 किलो हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 0.1 मीटर, उसकी जो वेवलेंथ है 0.1 मीटर है। सो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। एक ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति 3.5 किलो हर्ट्ज है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब आपको बताना है टाइम, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको पता है कितना, 700 मीटर। अब आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा से। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी भी, और यहाँ पे इसकी तरंग दैर्घ्य भी दे दी गई, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हो, और आप गलती भी करेंगे, कैसे, तो अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए कहाँ गलती करेंगे उसको भी हम आपको दिखाते हैं। हमने कहा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया भी पहले निकालेंगे, और भी को यहाँ पर स्पीड को पुट करेंगे और आपका टाइम निकल जाएगा। हाँ, तो पहले हम स्पीड निकालते हैं, भी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा से। तो भी अगर हम निकालना यहाँ चाहें तो भी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 3.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है, इंटू लेमडा कितना दिया गया है आपका, 0.1 मीटर। और आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 100
यानी कि 35/100 और यानी कि 0.35 आपका भी आ जाएगा और 0.35 आप यहाँ पुट करेंगे और ये गलती करके आएंगे और ऑप्शन भी मैच करेगा। देखिए क्यों गलती होगा उसको आप समझिए, ठीक है ना। मुझे यही आपको समझाना भी है कि गलती हम लोग कहाँ करेंगे। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है सर, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, देखिए 3.5 किलो हर्ट्ज, यानी ये दिया हुआ है 3.5 किलो मतलब 1000 हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व अगर आप करिएगा तो ये आपका आएगा 3500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है, समझे। तो आपकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3500, लेमडा कितनी है 0.1, यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे आपका आएगा 350, जो वेलोसिटी आई कितनी 350 मीटर पर सेकेंड। अब इस 350 को हम लोग यूज़ करेंगे सर यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे अब 350 को। तो 350 को जब आप यहाँ यूज़ करते हैं 700/350 तो आपका आएगा 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल्स टू टाइम जो लगेगा 2 सेकेंड। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ आपको हमने क्या बताया, आपने क्या गलती किया था, हमें निकालनी थी क्या सर टाइम। टाइम इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ था 700 मीटर, हमें पता नहीं था स्पीड, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं कैसे, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी आपको कितनी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी आपको 3.5 किलो हर्ट्ज। अब यही दिमाग में रखना था ये किलो है, तो इसको आप पहले सॉल्व करके 1000 से लिखेंगे, तब जाकर इसको आगे बढ़ाइएगा, तब जाकर के ये आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा 3500, ठीक है। और फिर लैम्डा का वैल्यू 0.1 पुट करेंगे और अब आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 350, लैम्डा की वैल्यू 0.1 और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वेलोसिटी आएगा 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 सेकेंड। आई होप समझ गए होंगे भाई, काफ़ी डिटेल। अगला सवाल क्या बोला गया है, आ ट्रांसमिशन स्टेशन ट्रांसमिट वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 71 इजी क्वेश्चन है इंटू 10⁴ हर्ट्ज एंड ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। हिंदी वाले रुकिए। बोला गया है कि ट्रांसमिशन स्टेशन है कोई, ठीक है ना, जहाँ से उत्तेजित या फिर बोल सकते हैं उत्पन्न किया गया है एक तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी 71 × 10⁴ हर्ट्ज एंड उसकी जो गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि उस तरंग की वेवलेंथ क्या होगी। तो हमें पता है, सिंपल सा सवाल है ये, बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन और कुछ नहीं है। देखिए हमें क्या दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है कितना 71 × 10⁴ हर्ट्ज। हमें और क्या दिया गया है, स्पीड दिया है गया है, यानी भी दे दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालनी क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। तो भाई सिंपल है, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, लेमडा इक्वल्स टू v अपन फ्रीक्वेंसी, सब कुछ यूनिट पे है, किलो हर्ट्ज, ये सब कुछ लफड़ा नहीं है, सेंटीमीटर कुछ नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करने का ही बस आपको एक तरीका आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 10⁴ इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो आपका इसको सॉल्व करने का क्या हो जाएगा वैल्यू 10⁴/71। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर इसमें से एक ऑप्शन आ ही जाएगा, ठीक है जी। इसको सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 422.5 मीटर। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल ये भी, और ये प्रॉपर्टीज जो हमने कराया था उस पर ही है। क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन इसमें से जो है द वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में सही स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग जो होता है, जो ध्वनि का जो वेग होगा लेस इन समर देन विंटर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दी और गर्मियों में एक समान, या फिर ये जो है इज नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर, मौसम पर निर्भर नहीं करेगी, या फिर मोर इन समर देन विंटर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, पहले वो दिमाग में लाना चाहिए आपको। आपको बोला गया है कि सर की वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है, लेस इन समर देन विंटर, समर यानी कि ठंडा का दिन है, विंटर सॉरी समर यानी कि गर्मी का दिन है, विंटर यानी कि ठंडा का दिन है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, विंटर में क्या होगा, कम होगा, और समर में क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, और उल्टा यहाँ लिखा हुआ लेस इन समर, यहाँ होना चाहिए मोर इन समर देन विंटर, ये तो ये गलत हो गया। सर्दी और गर्मियों में एक समान, सेम इन विंटर से, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस है तो भाई स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, बदलेगी। अब आइए ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी बोला, आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में
ये डिपेंड्स ही नहीं करेगी मौसम पे, बिल्कुल करेगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, मोर इन समर देन विंटर। ठीक है भाई, अगला सवाल पे आते हैं। 59वां क्वेश्चन, ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको कुछ डाटा वहाँ मिस हुआ तो यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है। पूछा क्या गया है कि स्पीड, ये पूछा गया सवाल है भाई ये, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी ले आया हूँ उठा के। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर डैश इट अकर, समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। 1948, 1351, 1531, 1498। इसका हम उत्तर तो नहीं देंगे क्योंकि हमने इसका उत्तर दिया था क्लास में। इसका उत्तर आप दीजिए, देखते हैं कितने लोग याद किए हैं या कितने लोग क्लास अटेंड करते हैं पूरा, इससे भी पता चलेगा। लेकिन ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, पूछेगा आपसे एग्जाम में, पूछा अभी है एग्जाम में। इथेनॉल में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 1207। और मिथेनॉल में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 1103 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम सवाल, तगड़ा सवाल, इको पे क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर पूछेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ेंगे या गलती करेंगे, बना लेंगे, जल्दबाजी में गलती करेंगे ये सवाल को। बोला गया है कि ए मैरीटाइम सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव टू द ओशियन फ्लोर, ठीक है, which receive an echo after 2.5 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1200 मीटर प्रति सेकेंड। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ओशियन? आपसे पूछा गया है जो ओशियन, समुद्र की गहराई के बारे में। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। सोनार वाला याद आ रहा है कि एक जहाज है, उसमें ट्रांसमीटर से एक सर्वेक्षण जहाज से एक ध्वनि तरंग छोड़ा, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा, जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि प्राप्त करता है, यानी कि एक इको प्राप्त करता है। इको प्राप्त करना मतलब गया और फिर आपके पास आया, ठीक है। तो समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकेंड है, तो समुद्र की गहराई क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पहले उसको समझिए। क्वेश्चन ये बोला गया है कि क्वेश्चन क्या बोला गया है कि, हाँ भाई एक बार फिर से देख लें भाई। क्वेश्चन में बोला गया है कि समुद्री जहाज के तल पर एक ध्वनि तरंग है। मान लीजिए ये एक जहाज है, यहाँ से समुद्र है, ठीक है भाई, एक तरंग भेजा है, तो ये गया और एक मिनट, ये गया यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ गया। यहाँ पे T1 टाइम लगा यहाँ से यहाँ इसके तल पे जाने में, और T2 टाइम लगा फिर से इसको वापस आने में, यानी कि टोटल टाइम T1 प्लस T2 लगा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये जो ध्वनि तरंग जो भेजा था इन्होंने, इसकी जो ध्वनि तरंग की गति दी गई है, स्पीड दी गई है 1200 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है साहब। तो आपसे क्या पूछी गई है? इसकी गहराई, यानी कि इसकी डेप्थ कितनी है। ये जो आपको डेप्थ है, यानी कि इसकी डेप्थ को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये डेप्थ यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या? स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल। लेकिन ये टाइम कौन सा टाइम है? ये जाने और आने का टाइम आपको दिया गया है 2.5 सेकेंड, यानी जाने और आने में इसको टाइम लगा 2.5 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ 2.5 सेकेंड लिख रहे हैं और स्पीड लिख रहे हैं 1200, तो आप डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं सर? T1 जाने में D, और फिर यहाँ T1 से यहाँ वापस जहाज में आने में फिर D, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है आपने? 2D। यही खेला है, और अगर आप D लिख दिए गलती से, क्वेश्चन पूरा गलती हो जाएगा और ऑप्शन भी आपके लिए तैयार बनाया गया उस प्रकार से। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा आप तो 25 जीरो लिखे पहले, 25 दूनी 50, 5 25 से कम 25, और ये हो गया 30, और ये हो गया 2D, और इधर से D यानी कि डेप्थ कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। तो देखिए ऑप्शन में 3000 भी होगा और 1500 भी होगा, देखिए है ना, 3000 भी है और 1500 भी है। तो ये गलती आपको नहीं करना है भाई। 60 क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म करेंगे यहीं पर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा भाई, समझ में चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर, ठीक है ना। बाकी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेशन और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को, ताकि एक आपको कॉन्फिडेंस भी फील हो, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।